हिंदी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो हिंदी अध्यापक भर्ती के लिए पाठ्यक्रम दिया गया है, उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत कंटेंट में कुल 9 इकाइयाँ हैं। उसमें हम आज चर्चा करेंगे हिंदी भाषा, उपभाषाएं और बोलियों से संबंधित विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस हिंदी भाषा और उपभाषाएं और बोलियों से संबंधित हमको कई प्रकार की किताबों में उपलब्ध है सामग्री। फिर भी आज आपके सामने कुछ मुख्य बातें या मुख्य विषय प्रस्तुत करूंगा। तो हिंदी भाषा को लेकर हम विकास के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो हिंदी का सामान्य ऐतिहासिक परिचय के अंतर्गत हम अगर नज़र डालेंगे तो विकास क्रम की दृष्टि से भारतीय आर्य भाषा को हम 3 रूपों में, या इसको हम 3 कालखंड भी कह सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। तो उसमें 3 जो है, पहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। इस प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं जो हैं ईसा पूर्व 2000 से लेकर ईसा पूर्व 500 तक इसका कालक्रम माना जाता है। उसके बाद दूसरा बिंदु है विकास क्रम की दृष्टि से मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। ईसा पूर्व 500 से लेकर 1000 ईस्वी तक इसका कालक्रम माना जाता है। उसके बाद तीसरा बिंदु है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। ये जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं, इसका कालक्रम है 1000 ईस्वी से लेकर आज तक, या अब तक जो कालक्रम है इसके अंतर्गत हम रख सकते हैं। ये जो आपके सामने कालक्रम का जो प्रस्तुतिकरण किया था, ये प्रस्तुतिकरण जो है हम अध्ययन के तौर पर, मतलब जो हिंदी भाषा का इतिहास है या हिंदी भाषा का विकास जो है, इसको अध्ययन करने के लिए विद्वानों ने इस प्रकार कालक्रम में बांट दिए हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे इस विकास के अंतर्गत प्राचीन भारत में अगर हम नज़र डालेंगे तो आर्य जब भारत आए तब अपनी सभ्यता और संस्कृति की विकास के लिए यहाँ की जो जनता है और यहाँ की जो प्रकृति है, इससे युद्ध करना पड़ा, मतलब समझौता करना पड़ा। जितने भी लोग यहाँ रहने लगे तो उन लोगों से आर्य मिलजुल कर रहते हुए अपनी भाषा और संस्कृति को लेकर, या खान पान को लेकर, आचार विचार को लेकर, या मूल्यों से संबंधित, या वेशभूषा को लेकर मिलजुल कर रहने लगे। इस प्रकार भाषा में या संस्कृति में पूरी तरह से समझौता करना पड़ा और इसको हम युद्ध करना पड़ा कह सकते हैं। उसके बाद स्थानीय लोगों से मिलकर, अर्थात जनपद कहते हैं, उस समय जो आर्य विदेशों से आकर उत्तर भारत में रहने लगे, यहाँ स्थानीय रूप से जितने भी लोग हैं तो वे लोग जनपदों में रहते थे। जनपद मतलब छोटा राज्य। एक यज्ञ प्रधान संस्कृति को जन्म दिया है आर्यों ने, और ऋग्वेद की रचनाओं की रचना की, मतलब जितने भी 4 वेद हैं, 4 वेदों की रचना जो है आर्य काल से ही, मतलब आर्य जब भारत आकर रहने लगे सप्त सिंधु में, इसको आर्यावर्त भी कहते हैं उत्तर भारत में, मतलब सिंधु नदी के तट पर दोनों तरफ ये आर्य मतलब रहने लगे, अपना जीवन यापन करते रहे। तो उस समय जो 4 वेद हैं, वेदों की ऋचाओं की रचना की इन्होंने। उसके बाद वेदों की जो भाषा है, उस समय जो शुरुआत जो 4 वेद हैं, वेदों की जो भाषा है, उस भाषा को हम छांदस कहते हैं। उस समय जो भाषा, जिस भाषा में लिखे गए हैं ये 4 वेद, उस भाषा को छांदस नाम देते हुए विद्वानों ने अध्ययन के तौर पर इसको विभाजन किए। धीरे धीरे जनपदों का विकास जो है होता गया, मतलब जनपदों में विकास होता गया, और जनपदों में जो राजन है, इसको राजा कहते हैं, लेकिन उस समय इस शब्द का प्रयोग किया गया है वेदों में, जिसे राजन कहते हैं। इन जनपदों का विकास होता गया और इन जनपदों की बोलियों में भी अंतर दिखाई देने लगे। जो आर्य आने से पहले जो भाषा बोली जाती है जनपदों में, उसके बाद आर्य आकर यहाँ
स्थिर रूप से जीवन यापन करने लगे थे, उसके बाद जनपदों में जो बोली जाने वाली भाषा है या बोलियां हैं उसमें बिल्कुल अंतर दिखाई देने लगे। उसके बाद वेदों की भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा को परिमार्जित और सुसंस्कृत करने की ज़रूरत महसूस हुई थी। मतलब वेदों की जो भाषा है उसमें एक रूपता लाने के लिए, मतलब पहले जो भाषा थी उस भाषा में स्थिरता नहीं है, इसलिए उसमें एक रूपता लाकर स्थिर रूप में रखने के लिए कोशिश करते रहे थे। भाषा को स्थिर करने के लिए इसको व्याकरण के नियमों में बांधा गया था। मतलब कोई भी भाषा जो है जब वो व्याकरण में बांधा जाता है तभी उस भाषा स्थिर होती है, जनमानस में मतलब व्यावहारिक रूप में भी प्रचलन होती है उस भाषा। उसके बाद ये जो परमार्जित सुसंस्कृत नियमबद्ध भाषा में महर्षि पाणिनि ने लगभग 500 ईसा पूर्व अष्टाध्यायी की रचना की। हम संस्कृत भाषा के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे। संस्कृत भाषा में जो व्याकरण है उस व्याकरण को सर्वप्रथम पाणिनि मतलब महर्षि पाणिनि अष्टाध्यायी में व्याकरणों की जितने भी नियम होते हैं बिल्कुल विस्तार रूप से इसमें लिखे हैं, जिसमें विश्व का भवितम संस्कृत साहित्य सुरक्षित है। मतलब संस्कृत में जितने भी साहित्य प्राप्त होता है वह साहित्य जो है इस अष्टाध्यायी में जो नियमों से मतलब नियमबद्ध जो संस्कृत भाषा है उस भाषा में लिखा गया है संस्कृत साहित्य। उसके बाद बोलचाल की भाषाओं का विकास अपनी गति से चलता रहा। मतलब जो पाणिनि जी नियमबद्ध भाषा से पहले जो भाषा थी वह भाषा जो है बहुत स्थिर होती थी। मतलब जनमानस की रोज़मर्रा के जीवन में दैनिक जीवन में जो भाषा बोलते थे उसमें नियमबद्ध भाषा नहीं है। उसके बाद इस समय के आर्यों की विभिन्न जनपदों की बोलियों में अंतर आने लगा था, लेकिन इन बोलियों का स्वतंत्र नाम कारण नहीं हुआ था। तो इस प्रकार जितने भी बोलियां हैं स्वतंत्र रूप से अलग नाम नहीं दिया गया है। उसके बाद पाणिनि ने इनके अंतर का उल्लेख करते हुए अपनी जो अष्टाध्यायी है उसमें बताया कि उस बोलचाल की भाषा को प्राच्य, प्रतीच्य और दाक्षिणात्य नाम दिए थे। यहाँ इस प्रकार भी प्रश्न बन सकता है कि पाणिनि अपने अष्टाध्यायी में जो जनपदों में बोली जाने वाली बोलचाल की भाषा को किस नाम दिया था। इस प्रकार यहाँ प्राच्य, प्रातीच्य और दाक्षिणात्य इस प्रकार 3 नाम दिए थे पाणिनि महाशय ने। तो इस पर परीक्षार्थी ध्यान दीजिएगा कि जो भी वेद काल में मतलब आर्य विदेशों से आकर भारत में रहने लगे उसके बाद जो जनपदों में बोली जाने वाली जो भाषा है उस भाषा को पाणिनि महाशय अपनी रचना जो अष्टाध्यायी है उसमें प्राच्य, प्रतीच्य और दाक्षिणात्य नाम दिए थे। उसके बाद इस समय तक साहित्यिक भाषा संस्कृत और लोक भाषाओं में पर्याप्त अंतर आ चुका था। जब ये संस्कृत से संबंधित नियमबद्ध अष्टाध्यायी रचना की गई थी उसके बाद कई प्रकार के साहित्य से संबंधित रचनाएं लिखी गई हैं। तो उस समय जो लोक भाषा और संस्कृत भाषा में पर्याप्त अंतर आ चुका था। मतलब बोलचाल की भाषा में और साहित्यिक भाषा में बहुत अंतर आया था। तो इस अंतर में अगर आप ध्यान देंगे तो बुद्ध मतलब गौतम बुद्ध और महावीर, वर्तमान महावीर ने अपने उपदेशों को जन भाषाओं में देना उचित समझा था। क्योंकि परीक्षार्थी यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उस समय जो संस्कृत भाषा थी वह भाषा जो है ब्राह्मणों की भाषा थी। जो चतुर्वर्ण थे समाज में उस समय के, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो चारों वर्ण जो हैं उन वर्णों में ब्राह्मण और क्षत्रियों तक सीमित थी संस्कृत भाषा। इसलिए जो सामान्य जनता की जो बोलचाल की भाषा में अपने उपदेशों को, अपने जो भी सिद्धांत हैं,
बौद्ध धर्म से संबंधित या जैन धर्म से संबंधित, ये दोनों महापुरुष अपनी जो उपदेशों को जनमानस की भाषा में प्रचार करने के लिए उचित समझा था। वे दोनों पूर्वी जनपद के रहने वाले थे, मतलब भारत के जो भी पूर्वी प्रदेश हैं, उस प्रदेश की जो भी प्रांत है, उस प्रांत के क्षत्रिय कुल से आए थे गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर। इन्होंने अपने उपदेशों को क्रमशः मगध और कौशल की जनपदीय भाषाओं में संग्रहित कराए थे। जैसे ये हिंदू धर्म के प्रति, मतलब हिंदू धर्म के विरोध में गौतम बुद्ध अपने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। उसके बाद इस बौद्ध धर्म से संबंधित सिद्धांत या वर्धमान महावीर के जो भी जैन धर्म हैं, उस धर्म के जो भी उपदेश हैं, तो ये दोनों अपने उपदेशों को इस पूर्वी भारत के जो भी मगध और कौशल की जनपदीय भाषाएं हैं, उन भाषाओं में संग्रहित कराए थे। यहाँ प्रश्न बन सकता है कि गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर भारत के किस प्रदेश के रहने वाले थे। इस प्रकार प्रश्न बन सकता है। आप अगर विकल्पों में पूर्वी जनपद या पश्चिमी जनपद, दक्षिणी जनपद, इस प्रकार 4 आपको विकल्प रहेंगे। इस विकल्प में आप पूर्वी जनपद के रहने वाले थे विकल्प चयन करना होगा आपको। उसके बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ मगध जनपद की भाषा को लोक भाषा बनाने का अवसर मिला। यही मौर्यों की राजभाषा बनी। अशोक ने इसी भाषा में अपने शिलालेख लिखवाए थे। जैसे बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ साथ मगध जनपद की जो भाषा है, उस लोक भाषा में ही मौर्य वंश के जो अशोक राजा है, ये अशोक राजा अपनी जो भी बौद्ध धर्म से संबंधित सिद्धांत है, इन सिद्धांतों को अपने शिलालेखों में उस जनमानस की, मतलब मगध की स्थानीय लोक भाषा में ही लिखवाए थे। यह जनपदीय भाषा आगे चलकर पाली भाषा के रूप में विकास हुआ। यह मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का प्रथम चरण माना जाता है। जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, मौर्य वंश के अशोक अपने बौद्ध धर्म से संबंधित, इसको धम्म सिद्धांत भी कहते हैं। इस धम्म सिद्धांत जितने भी बताए थे, इन्होंने कई प्रकार के शिलालेखों में उस स्थानीय लोक भाषा में लिखवाए थे। वह स्थानीय लोक भाषा के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उस भाषा आगे चलकर पाली भाषा के रूप में विकसित हुआ और इस विकसित पाली भाषा को मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का प्रथम चरण माना जाता है। इस प्रकार परीक्षार्थी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पाली भाषा के रूप में जो विकास हुआ, यह किस चरण के रूप में माना जाता है। इस प्रकार भी प्रश्न बन सकता है, नहीं तो दूसरे रूप में भी प्रश्न बनाने का मौका है। जैसे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का प्रथम चरण किस भाषा को कहते हैं, नहीं तो इस भाषा को कहते हैं। वहाँ पाली रहेंगे, आपको प्राकृत भी रहेंगे, अपभ्रंश भी रहेंगे, उसके बाद संस्कृत भी रहेंगे। इस प्रकार जो 4 मुख्य भाषाएं थे उस समय के, तो उस भाषा 4 विकल्प आपके सामने प्रस्तुत होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा परीक्षार्थी, यहाँ प्रथम चरण जो है पाली भाषा को कहते हैं, वह मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का प्रथम चरण माना जाता है। उसके बाद धीरे धीरे पाली भी साहित्यिक भाषा बनकर रूढ़ होती गई थी और यहाँ बोलचाल की भाषाएं स्वतंत्र रूप से विकसित होती रही। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं पाली भाषा के संदर्भ में, यह पाली भाषा जो है साहित्यिक भाषा बनकर रूढ़ हो गई थी। जैसे इसे पहले बताए हम, जैसे गौतम बुद्ध या जैन धर्म से संबंधित महावीर, वर्धमान महावीर जो हैं, इनकी जो सिद्धांत हैं, इनकी जो प्रचार प्रसार के लिए जो भी भाषाएं, मतलब सिद्धांत कहते थे, इन सिद्धांतों की भाषा उस समय की लोक भाषा थी, वह जो है पाली है। उसके बाद ये जो पाली भाषा है स्थिर होकर साहित्यिक भाषा बन गई थी, बनकर रूढ़ हो गई और यहाँ बोलचाल की भाषाएं स्वतंत्र रूप से विकसित होती रही।
उसके बाद इस समय तक जनपदीय बोलियों में पर्याप्त अंतर आ चुका था। अब जनपदीय भाषाओं को नाम मिल गए थे। इसका मतलब यह है कि जो भी हम जनपदीय भाषाओं के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे उसमें परिवर्तन होकर, विकसित होकर जो मानक साहित्य हम कहते हैं वह साहित्य उसमें शुरू हुआ था, इसलिए वह जनपदीय भाषाओं को नाम मिल गया था। इस काल की जो भी बोलचाल की भाषा का नाम प्राकृत है। पाली के बाद जो भी विकसित रूप आया था जनपदों में, वह पाली को मिटाकर पाली के स्थान पर प्राकृत भाषा के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। उसके बाद विद्वान भौगोलिक दृष्टि से प्राकृत के कुछ प्रमुख स्थानीय रूप मानते हैं। ये जो स्थानीय रूप जो हैं उसमें पहला रूप है मागधी प्राकृत। ये जो मागधी प्राकृत है यह मगध तथा उसके पूर्वी प्रदेशों की भाषा थी। जो हम चर्चा कर रहे थे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के संदर्भ में, इसमें विद्वान जो है अध्ययन के लिए या भौगोलिक रूप से जो भी हमारा भारत देश का मानचित्र है, इस मानचित्र के अनुसार ये लोग इस रूप को, मतलब प्राकृत का जो रूप है, इसको विभाजित किए थे। उसमें पहला रूप है मागधी प्राकृत। ये जो मागधी प्राकृत हमको मगध तथा उसके पूर्वी प्रदेशों की भाषा थी वहाँ पाई जाती है, ये मागधी प्राकृत की भाषा। उसके बाद अगला बिंदु पर ध्यान देंगे अर्धमागधी प्राकृत। ये जो अर्धमागधी प्राकृत है कौशल जनपद की भाषा थी। मतलब अगर आप इस प्रकार की जो भी भाषा से संबंधित या भौगोलिक रूप से स्थान से संबंधित जो भी प्रदेश या प्रांत आएंगे, इन प्रदेश या प्रांतों को मानचित्र को सामने रखते हुए आप अगर अध्ययन करेंगे तो जल्दी याद होंगे, आपके पुनस्मरण में भी जल्दी आएंगे। इसका मतलब यह है कि जो हम सोशल में या सामान्य विषय जो है सोशल में, जब हम इतिहास में मानचित्र को लेकर बिंदु देते हुए राजधानी हो या नदियां हो, जो भी है, समुद्र हो, इसको हम टिक लगाते हैं, उसको हम चयन करते हैं, लिखते हैं। उस तरह आप लोग भी ये जो बोलियां और उपभाषाओं से संबंधित जो भी प्रांत आएंगे या प्रदेश आएंगे, एक एक अंकित करते हुए अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको आसान होगा या पुनस्मरण करने के लिए भी अत्यंत सरल होगा। जैसे कौशल जनपद की भाषा बोला मैं, ये जो कौशल जिस प्रदेश में पाया जाता है उस प्रदेश को आप अगर पेंसिल से या पेन से टिक लगाकर ऐसा ही रखेंगे मानचित्र को, तो परीक्षा से पहले एक बार नज़र डालने के लिए अत्यंत सरल होगा। उसके बाद तीसरा बिंदु जो है सौरसेनी प्राकृत। ये जो सौरसेनी प्राकृत है पूर्वी पंजाब, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भाषा थी उस समय। इन जो जितने भी प्रदेश बताया था मैं, पूर्वी पंजाब मतलब पंजाब जो राज्य है, पंजाब राज्य में पूर्वी, वेस्ट कहते हैं, पश्चिम, इस प्रकार पूर्वी राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भाषा थी उस समय। उसके बाद अगला बिंदु है महाराष्ट्री प्राकृत। पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र की भाषा थी। मतलब चौथा बिंदु जो है महाराष्ट्री प्राकृत कहते हैं। मतलब जो विद्वानों द्वारा भौगोलिक रूप से जो भी प्राकृत बांटा गया था उसमें चौथा बिंदु है महाराष्ट्री प्राकृत। ये जो महाराष्ट्री प्राकृत जो है पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र की भाषा थी। इसको भौगोलिक रूप से विभाजित करते हुए आप मानचित्र का सहारा लेते हुए अध्ययन कीजिए। उसके बाद पांचवा बिंदु है पैशाची दरद प्राकृत। उत्तर पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब और सिंध प्रदेश की भाषा थी। ये जो पांचवा बिंदु है पैशाची दरद प्राकृत, उत्तर पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान के जो पश्चिमी पंजाब और सिंध प्रदेश की भाषा के रूप में रही थी उस समय। उसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे मागधी, अर्धमागधी और सौरसेनी प्राकृत हिंदी प्रदेशों की उपभाषाओं और बोलियों से पारिवारिक संबंध रखते हैं। जैसे जो मागधी, अर्धमागधी और सौरसेनी प्राकृत,
के बारे में जो हम चर्चा कर रहे थे, ये प्राकृत जो हैं हिंदी के जो भी प्रदेश हैं, उन प्रदेशों की जो भी उपभाषाएं हम आगे चलकर चर्चा करेंगे तो उनसे पारिवारिक संबंध रखते हैं। मतलब परिवार के रूप में उससे संबंधित कई शब्द हिंदी प्रदेशों की उपभाषाओं में पाए जाते हैं। ईसा की 5वीं शती तक का यह काल जो कह रहे हैं हम लोग या चर्चा कर रहे थे, उसको प्राकृत काल माना जाता है और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के विकास का यह दूसरा चरण माना जाता है। परीक्षार्थी ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हम पहला चरण के अंतर्गत पाली को लिए हैं, अभी दूसरा चरण के अंतर्गत प्राकृत को ले रहे हैं। इसका मतलब यहाँ प्रश्न बन सकता है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के अंतर्गत दूसरा चरण के रूप में इस भाषा को मानते हैं या इस भाषा को कहते हैं। वहाँ आपको 4 विकल्प होंगे, वहाँ प्राकृत भाषा को आप चयन करना होगा। दूसरा प्रश्न भी बन सकता है कि प्राकृत काल या दूसरा चरण का समय है, इस प्रकार प्रश्न बन सकता है। वहाँ नीचे आपको 5 विकल्प होंगे, 5 ईसा की 5वीं शती, ईसा पूर्व 5वीं शती, ईसा की 10वीं शती, ईसा पूर्व 10वीं सदी। इस प्रकार ईसा पूर्व दोनों में अंतर होता है, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार आप याद रखिए, उसको खुद आप प्रश्न बनाते हुए उसका उत्तर ढूंढते हुए अगर आप अध्ययन करेंगे तो परीक्षा में आपको आसान होगा, किसी तरह का दुविधा आपके सामने प्रस्तुत नहीं होगा। ईसा की 5वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली जाति गुर्जर ने भारत में प्रवेश किया था। उस समय जब आर्यों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, इस समय जैसे ईसा की 5वीं शताब्दी के संदर्भ में विदेशों से एक जाति भारत देश आकर रहने लगे। वह उस जाति का नाम है गुर्जर। गुर्जर का नाम आप सुने होंगे। वर्तमान काल में भी ये गुर्जर जाति के लोग कुछ आरक्षण के लिए हड़ताल वगैरह, धरना वगैरह कर रहे थे। आपको जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स वर्तमान अंशों के अंतर्गत भी आएंगे गुर्जर से संबंधित, हमको यहाँ भी आया है इस बोलियों उपभाषाओं के अंतर्गत। ये जो गुर्जर जाति के लोग हैं, ये लोग उत्तर भारत में आकर रहने लगे थे। इस जाति के लोगों ने उत्तर भारत के पश्चिम, मध्य और पश्चिमोत्तर भाग पर आधिपत्य जमा कर लिया। मतलब अपना पूरा आधिपत्य जमा करते हुए वहाँ के जो भी स्थानीय जनता पर युद्ध के रूप में या समझौतों के रूप में उनसे मिलजुल कर रहते हुए वहाँ रहने लगे और स्थिर रूप से जीवन यापन करते रहे थे। इनके प्रभाव से वहाँ की जनपदीय भाषा प्राकृत में काफ़ी परिवर्तन आ गया था। अब इतिहास में जो भी हम चर्चा कर रहे हैं, भाषा हो, संस्कृति हो, खान पान हो या रहन सहन हो, जो भी संस्कृति के अंतर्गत या भाषा के अंतर्गत जितने भी हम चर्चा करते हैं, तो कोई भी अंश जो है यहाँ स्थिर नहीं है। मतलब कुछ विदेशों से आने वाले लोगों के कारण या स्थानीय मतलब यहाँ की जनता जो है, जनता के कारण भाषा में या संस्कृति में परिवर्तन आता रहा और इस परिवर्तन के कारण आगे चलकर विकसित होकर कोई दूसरी भाषा में या संस्कृति विकसित होकर हमारे सामने प्रस्तुत है। इसी परिवर्तित लोक भाषा को हम अपभ्रंश कह सकते हैं। ध्यान दीजिए, हम सबसे पहले संस्कृत को लिए हैं, छांदस नाम दिया गया है, छांदस के बाद मानक संस्कृत का नाम दिया है, उसके बाद पाली, पाली को प्रथम चरण में, फिर इसके बाद प्राकृत को दूसरे चरण में, फिर अपभ्रंश की बात आई यहाँ। मतलब ध्यान दीजिएगा, संस्कृत, संस्कृत से परिवर्तन होकर पाली, पाली से परिवर्तन होकर प्राकृत, उसके बाद उस प्राकृत परिवर्तन होकर अपभ्रंश के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। परीक्षार्थी ध्यान दीजिए, इस प्रकार जो ये रूप मुख्य बिंदु जो है आप किसी नोट्स में अंकित करते जाइएगा, क्योंकि सरल रूप में मतलब हिंदी भाषा का विकास उपभाषाएँ बोलियों के अंतर्गत सरल रूप में सामान्य रूप से आपको विषय समझ में आना चाहिए। ये हिंदी भाषा विकास क्या है
उपभाषाएं क्या है, बोलियां क्या है। इस प्रकार विकसित होते हुए हिंदी भाषा तक हम पहुंचेंगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अन्य कई देशीय प्राकृतों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। उनमें सामान्य भाषिक परिवर्तन जारी रहे, लेकिन परिवर्तनों की गति इतनी तेज़ नहीं थी कि इन्हें अलग नाम देने की आवश्यकता पड़े। इस प्रकार देशीय प्राकृतों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था। उनमें सामान्य भाषिक परिवर्तन जारी रही और इस परिवर्तन की गति जो है बहुत तेज़ी से नहीं थी। इन्हें अलग अलग नाम देने की आवश्यकता पड़े और इसको अलग अलग नाम देते हुए लोग अपने दैनिक जीवन में बोलचाल के रूप में या साहित्यिक भाषा के रूप में उसको जैसे उनको सरल रूप रहा उस प्रकार उसको प्रयोग करते रहे। वैसे कुछ विद्वानों ने उत्तर पश्चिमी और उत्तर अपभ्रंश की बात कही थी इस संदर्भ में। जैसे प्राकृत को लेकर विद्वानों में कुछ मतभेद भी है। यहाँ उत्तर पश्चिमी भी कहते हैं कुछ लोग उत्तर अपभ्रंश भी बात भी करते थे उस समय। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के इस काल को अपभ्रंश काल कहा गया है और इसे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के विकास का तीसरा चरण माना जाता है। जैसे प्रथम चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण तक पहुंचने तक ये जो भाषा है, यह भाषा अपभ्रंश काल कहा गया और उस भाषा को हम अपभ्रंश भाषा कहते हैं। ये जो इसका काल है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल कहते हैं। इस काल के अंतर्गत तीसरा चरण हमारे सामने प्रस्तुत है, इसको तीसरा चरण कहते हैं। यहाँ 3-4 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अगले कार्यक्रम में आपको कुछ नमूने प्रश्न भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, पुराने प्रश्न पत्रों को छांट कर, या संभावना प्रश्न भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, या जो मानचित्र के बारे में आपको बता रहा था मैं, या उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, मानचित्र को सामने रखते हुए आपको कुछ मुख्य बिंदु भी उदाहरण के तौर पर सामने प्रस्तुत करूँगा। उसको देखकर आप लोग खुद मानचित्र को लेकर इस प्रकार के उपभाषाएं और बोलियों से संबंधित अंकित कर सकते हैं। ये जो मानचित्र जो है आप जनरल नॉलेज पढ़ते समय भी काम आएंगे कई विषयों के अंतर्गत। जैसे रेल से संबंधित कई प्रकार के केंद्र हैं, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, उत्तर पूर्वी रेलवे। इस प्रकार जब भी रेल से संबंधित विषय से संबंधित हम चर्चा करते हैं, उसको लेकर कई प्रकार के केंद्रों को अगर मानचित्र के रूप में अध्ययन करेंगे तो बहुत आसान होगा। उस प्रकार ये हिंदी भाषा से संबंधित उपभाषाएं, बोलियों के संदर्भ में भी आप लोग मानचित्र का सहारा लेते हुए अध्ययन कीजिए, वो अत्यंत सरल होगा आपको। ये जो अपभ्रंश काल कहा गया है यह मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के संदर्भ में है और इस चरण को तीसरा चरण कहते हैं। तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। इसके अंतर्गत 10वीं और 11वीं शताब्दी में भारतीय भाषाओं का विकास हुआ था। इस समय तक अपभ्रंश भी साहित्यिक भाषा बन चुकी थी। ध्यान दीजिए, संस्कृत से लेकर पाली, प्राकृत के बाद पाली के बाद प्राकृत के बाद अपभ्रंश। अपभ्रंश जो है 10वीं और 11वीं शताब्दी आने तक भारतीय भाषाओं का विकास होता रहा। इस विकास में अपभ्रंश भी साहित्यिक भाषा बन चुकी थी। मतलब जो मानक भाषा के रूप में परिवर्तन होकर अपभ्रंश, मतलब बोलचाल के रूप में कई सालों तक, कई वर्षों तक चलती रही है अपभ्रंश भाषा। जनमानस के या जनपदों में या स्थानीय जनता के दैनिक जीवन में प्रयोग करते रहे। उसके बाद मानक भाषा बनने के बाद इसमें साहित्य भाषा, मतलब साहित्य भी लिखा गया और कई साहित्य अपभ्रंश के रूप में हमारे सामने आए। उसके बाद ये जो बोलचाल की भाषाएं हैं इसमें अंतर आने लगे। मतलब जो अपभ्रंश कह रहे थे, अपभ्रंश में भी बोलचाल के रूप में कुछ परिवर्तन होकर स्थानीय कुछ रूपों में भी परिवर्तन आने लगा। आधुनिक आर्य भाषाओं का जो भी विकास हुआ है, इस विकास के अंतर्गत अगर हम ध्यान देंगे
तो आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास में पहला बिंदु आएगा सौरसेनी अपभ्रंश या सौरसेनी प्राकृत से पश्चिमी हिंदी की बोलियों के रूप में। उसके बाद दूसरा बिंदु पर ध्यान दीजिएगा, अर्धमागधी अपभ्रंश या प्राकृत से पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों के रूप में। उसके बाद तीसरा बिंदु पर ध्यान दीजिएगा, नागर अपभ्रंश या प्राकृत से राजस्थानी हिंदी वर्ग की बोलियों के रूप में। उसके बाद अगला बिंदु पर ध्यान दीजिएगा, मागधी अपभ्रंश या प्राकृत से बिहारी हिंदी वर्ग की बोलियों के रूप में। उसके बाद पांचवा बिंदु है पैशाची अपभ्रंश प्राकृत के खास रूप के जो पहाड़ी हिंदी वर्ग की बोलियां हैं इसके रूप में। उसके बाद पैशाची अपभ्रंश या प्राकृत के खास रूप से पहाड़ी हिंदी वर्ग की बोलियां। और अगला बिंदु महाराष्ट्रीय अपभ्रंश प्राकृत से मराठी कोंकणी हिंदी वर्ग की बोलियों के रूप में। उसके बाद अगला बिंदु ब्राह्मण अपभ्रंश या प्राकृत से सिंधी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास हुआ है। इस प्रकार जो भी हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे, ये जो अपभ्रंश की जो मूल शाखा है उससे उसके बाद जो बताए गए हैं बोलियां, उनका विकास इस वर्ग से हुआ है। उसके बाद हिंदी क्षेत्र की कुछ उपभाषाएं हैं और उससे संबंधित बोलियां हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इस क्षेत्र की उपभाषाएं जो भी हैं इसे ही सामान्यतया हिंदी प्रदेश कहते हैं और इस प्रदेश में बोली जाने वाली सभी बोलियां हिंदी की बोलियां मानी जाती हैं। जो भी हम हिंदी क्षेत्र की उपभाषाएं या बोलियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो इस संदर्भ में हिंदी प्रदेश में जो भी भाषा या बोलियां बोली जाती हैं उसको हम हिंदी क्षेत्र की उपभाषाएं और बोलियों के रूप में मतलब समझना चाहिए। उसके बाद हिंदी की जो जितने भी बोलियां हैं उसमें ऐतिहासिक दृष्टि से यह उपभाषा वर्ग सौरसेनी अपभ्रंश से संबंध रखता है, उससे बिल्कुल उसी से विकसित रूप है। प्रश्न के रूप में इसको अगर अध्ययन करना है तो ऐतिहासिक दृष्टि से यह किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आता है या किस उपभाषा वर्ग के संबंध रखता है, तो वहाँ आपको 4 प्रकार के विकल्प रहेंगे। आप सौरसेनी अपभ्रंश से उसको समझना चाहिए। हिंदी क्षेत्र के पश्चिमी भाग में स्थित कुछ बोलियों को यह सामूहिक नाम जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा दिया गया था। जो भी हम हिंदी क्षेत्र के पश्चिमी भाग के स्थित कुछ जो भी बोलियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, इस बोलियों का नाम जो है जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा दिया गया था। भौगोलिक दृष्टि से यह जो वर्ग है, यह वर्ग पंजाबी, राजस्थानी, पहाड़ी, पूर्वी हिंदी और मराठी भाषाओं से घिरा हुआ है। अगर आप ध्यान दीजिए, ये जो पहला अंश है पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग, इस पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत जो हम उपभाषा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इस उपभाषा के चारों ओर के क्षेत्र के बारे में अगर हम ध्यान देंगे तो इस उपभाषा वर्ग के सीमाओं पर आपको एक पंजाबी पढ़ेंगे पश्चिम दिशा में, उसके बाद पंजाब के नीचे राजस्थानी पढ़ेंगे, उसके बाद पहाड़ी पढ़ेंगे, उसके बाद पूर्वी पढ़ेंगे। हिंदी और मराठी भाषाओं से चारों ओर घिरा हुआ है ये जो पश्चिमी हिंदी उपभाषा बोली। उसके बाद इस वर्ग की बोलियों के संदर्भ में अगर हम चर्चा करेंगे तो एक एक बिंदु पर ध्यान दीजिएगा। पश्चिमी हिंदी बोलियों पर एक है ब्रज, उसके बाद खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी, उसके बाद कन्नौजी के बाद बुंदेली के बाद हरियाणवी के बाद निमाड़ी। इस प्रकार पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत इस प्रकार आपके सामने प्रस्तुत हैं। इस बोलियों के बारे में हम एक एक को लेकर हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लेंगे इस वर्ग के अंतर्गत ब्रजभाषा। ब्रजभाषा के बारे में अगर आप ध्यान देंगे तो 16वीं से
19वीं शताब्दी तक हिंदी प्रदेश की साहित्यिक भाषा होने के कारण होने का गौरव या सम्मान प्राप्त हुआ था इस ब्रजभाषा को। तो इस ब्रजभाषा में कई प्रकार की रचनाएं लिखी गई हैं। अगर आप साहित्य में आदिकाल में देखेंगे तो कई प्रकार की रचनाएं सामने आएंगी। हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूरदास, नंददास, बिहारी, देव, भूषण, भारतेंदु, रत्नाकर आदि ने इसी बोली या भाषा में काव्य रचना की। अगर आप ध्यान दीजिए यहाँ मित्रों, उदाहरण के तौर पर आपके सामने कुछ कवियों का नाम प्रस्तुत किया था। मतलब प्रश्न इस तरह बन सकता है कि पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग के ब्रज प्रांत के कवि ये हैं, इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है। तो नहीं तो सूरदास या नंददास जो भी कवियों का नाम आपके सामने प्रस्तुत किया था, इस कवि का नाम लेकर यह कवि इस प्रदेश या इस मतलब उपभाषा वर्ग के रहने वाले, इस प्रकार प्रश्न बन सकता है। तो आप सही विकल्प पर मतलब टिक लगाना पड़ेगा, सही विकल्प चयन करना पड़ेगा, पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग। तो इस प्रकार उपभाषा बोली जाने वाले प्रदेश या उसके उस क्षेत्र के चारों ओर घिरे हुए प्रदेश या बोलियों के बारे में और उस वर्ग के मतलब ब्रज भाषा के मुख्य कवि, जो भी ब्रज भाषा हो उसके बाद कौरवी या खड़ी बोली आएंगे, उससे संबंधित कवि, इस प्रकार आप बांटते हुए ध्यान दीजिएगा। मतलब उपभाषा बोली जाने वाले क्षेत्र या प्रदेश, उस प्रदेश के सीमाओं पर जो भी उपभाषाएं और उससे संबंधित उस साहित्य से संबंधित कवियों के बारे में आप अलग अलग अंकित करते हुए अगर आप अध्ययन करेंगे तो बहुत आसान होगा। ब्रज भाषा से संबंधित लोक साहित्य की दृष्टि से भी ब्रज पर्याप्त संपन्न हैं। जो भी मानक साहित्य या मौलिक साहित्य के रूप में जो हम बोल रहे थे, जैसे सूरदास या नंददास, बिहारी, देव, भूषण, इस प्रकार भारतेंदु, रत्नाकर आदि की जो भी भाषा है वह एकदम मौलिक और मानक भाषा थी। उसके अलावा ब्रज में लोक साहित्य की दृष्टि से भी ब्रज पर्याप्त संपन्न है। इसका मतलब यह है कि ब्रज भाषा में मौलिक या मानक साहित्य के साथ साथ लोक साहित्य भी पाया जाता है। इस प्रकार प्रश्न भी बन सकता है, निम्नलिखित में से लोक साहित्य पाया जाता है, उसमें एक विकल्प रहेंगे आपको ब्रज के अलावा जो 3 अन्य विकल्प रहेंगे उसमें लोक साहित्य पाए नहीं जाते हैं। इस प्रकार के विकल्प भी रह सकते हैं, क्योंकि वर्तमान काल में जो भी साहित्य से संबंधित अगर हम प्रश्नों पर ध्यान देंगे परीक्षाओं में, जो हम जिस प्रकार हम सोच रहे हैं, जिस प्रकार हम विचार करते हैं, प्रश्न इस प्रकार आ सकता है। लेकिन इस प्रकार ना पूछते हुए एक कालक्रमानुसार रखिए, कवियों के जो भी रचनाएं हैं कालक्रमानुसार रखिए, नहीं तो कहानियों को कालक्रमानुसार रखिए, नहीं तो अगर आप बोलियों को अगर आप लेंगे तो बोलियों में क्षेत्र देंगे, मतलब बोली जाने वाले प्रदेश देंगे और बोली जाने वाली उपभाषा या भाषा देंगे, उसको जोड़ी के रूप में बनाइए। इधर आपको 1, 2, 3 से लेकर संख्या होंगे, इधर ए बी सी से संबंधित सूची होंगे, उसको जोड़ी बनाते हुए नीचे विकल्प रहेंगे आपको। परीक्षार्थी जो हैं प्रश्न पत्र बनाने वाले की मनस्थिति को ध्यान में देते हुए, मतलब ध्यान रखते हुए वो कैसे बना सकता है, इस प्रकार सोचते हुए, अध्ययन करते हुए, पढ़ते हुए आगे बढ़िए। इसके लिए जानकारी के लिए आपको ब्रज से संबंधित अन्य जानकारी यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह उत्तर प्रदेश के मतलब बोली जाने वाले प्रदेशों के नाम यहाँ हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा, अलीगढ़, एटा, मथुरा, मैनपुरी, बुलंदशहर, बदायूं, बरेली, हरियाणा के गुड़गांव, राजस्थान के धौलपुर, भरतपुर और जयपुर के पूर्वी भाग और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बोली जाती है। ये जो क्षेत्र है, क्षेत्रों को अगर आप देखने से तुरंत
मालूम होगा कि ये आगरा, अलीगढ़, मथुरा ये सब जो हैं उत्तर प्रदेश के हैं। तो भरतपुर इस प्रकार जो भी जयपुर जो दिए हैं ये राजस्थान के हैं। तो इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान एक सीमा से मतलब एक ही राज्य हैं, सीमा को अलग अलग करते हुए देख सकते हैं आप मानचित्र में। तो वहाँ बोली जाती है ये ब्रज भाषा। मतलब भरतपुर जो है राजस्थान में पड़ेंगे, फिर भी यहाँ बोली जाती है ब्रज। वर्तमान काल में भी भरतपुर राजस्थान के जो भी जयपुर कह रहे हैं हम लोग, यहाँ ब्रजभाषा बोली जाती है। उसके बाद ब्रज से संबंधित शुद्ध और परिनिष्ठित रूप में ब्रज मथुरा, आगरा, अलीगढ़ और ग्वालियर के कुछ भागों में बोली जाती है। अगर परीक्षार्थी ध्यान दीजिए, वर्तमान काल में परिनिष्ठित ब्रजभाषा का रूप जो है यहाँ बोली जाती है। इस प्रकार प्रश्न बन सकता है। तो वहाँ आप मथुरा, आगरा, अलीगढ़ और ग्वालियर इस प्रकार याद रखिएगा। अगर आप मथुरा, आगरा जाएंगे तो बिल्कुल एकदम मानक और परिनिष्ठित मतलब एकदम मानक, स्टैंडर्ड लैंग्वेज जिसे कहते हैं, वह परिनिष्ठित भाषा आपको मथुरा, आगरा के आसपास पाए जाते हैं। उसके बाद क्षेत्र या स्थान या ब्रज के चारों ओर या ब्रज क्षेत्र के जो भी घिरे हुए स्थान हैं चारों ओर, उसके बारे में हम चर्चा किए। उसके बाद ब्रज के मतलब ब्रजभाषा के कुछ उपरूप हैं, कुछ विद्वान कहते हैं इस उपरूप को, इसको हम ध्यान देंगे। पहला बिंदु पूर्वी ब्रज। ये जो पूर्वी ब्रज है मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली, हरदोई और कानपुर के जो भी कुछ भाग हैं वहाँ बोली जाती है ब्रज की पूर्वी ब्रज। उसके बाद दूसरा बिंदु है पश्चिमी ब्रज। पश्चिमी ब्रज जो है मथुरा, आगरा, अलीगढ़ और बुलंदशहर में बोली जाती है पश्चिमी ब्रज। उसके बाद अगला बिंदु है दक्षिणी ब्रज। ये जो दक्षिणी ब्रज है अभी हम चर्चा कर रहे हैं, मतलब उत्तर प्रदेश के पश्चिम में भरतपुर, धौलपुर, करौली, पश्चिमी ग्वालियर, पूर्वी जयपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है दक्षिणी ब्रज। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये जो पश्चिमी हिंदी उपवर्ग के अंतर्गत दूसरा है खड़ी बोली। पहले हम चर्चा किए ब्रज के अंतर्गत, खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी। ये जितने भी दो नाम आएंगे आपको, दो नाम याद रखिएगा, इसलिए यहाँ दिया है खड़ी बोली या कौरवी। कुछ विद्वान खड़ी बोली और कौरवी एक ही मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, यहाँ मतभेद हैं विद्वानों में। वर्तमान में दोनों बोलियों में कुछ अंतर पाया जाता है। खड़ी बोली जो है यह रामपुर, मुरादाबाद, बीकानेर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून, पूर्वी अम्बाला और पटियाला के पूर्वी भाग में प्रयुक्त होती है खड़ी बोली या कौरवी भाषा। वर्तमान काल में यह प्रश्न बन सकता है, कोई एक प्रदेश का नाम देते हैं, जैसे बीकानेर देंगे या मुजफ्फरनगर देंगे, सहारनपुर देंगे। सहारनपुर यहाँ बोली जाती है, सहारनपुर में यह बोली जाती है। वहाँ चार ऑप्शंस रहेंगे आपको। खड़ी बोली ना देते हुए कौरवी देंगे आपको, ब्रज देंगे, अपभ्रंश देंगे, नहीं तो अन्य उपभाषाओं से संबंधित नाम देंगे। लेकिन अब याद रखिएगा, कभी कभी जो भी दो नाम होते हैं वहाँ कौरवी पूछकर प्रश्न बना सकता है प्रश्न पत्र बनाने वाला। खड़ी बोली या कौरवी के अंतर्गत हम आगे बढ़ेंगे। इसका क्षेत्र जो है बांगरू, ब्रज और पहाड़ी के बीच पड़ता है। इसका मतलब यह है सीमांत राज्य, सीमा से घिरे हुए राज्य जो हैं, इसके खड़ी बोली के चारों ओर बांगरू पड़ेंगे एक तरफ ब्रज पड़ेंगे, दूसरी तरफ पहाड़ी। इस प्रकार सिर्फ 3 उपभाषा वर्ग के भाषाएं खड़ी बोली के चारों ओर ये जो है उसके सीमा के क्षेत्र हैं। उसके बाद बीकानेर की जो कौरवी है परिनिष्ठित मानी जाती है। परिनिष्ठित मतलब मानक मानी जाती है। यहाँ प्रश्न बन सकता है कि बीकानेर की भाषा इस भाषा के लिए परिनिष्ठित मानी जाती है। इसका विकल्प होगा कौरवी। कौरवी की परिनिष्ठित भाषा
यहाँ बोली जाती हैं। इस प्रकार भी प्रश्न बन सकता है। तो आप सही विकल्प पर चयन कीजिएगा कि बीकानेर। हाँ, यहाँ ध्यान दीजिए परीक्षार्थी, जो भी हम उपभाषा वर्ग या बोली के संदर्भ में चर्चा करते हैं तो फिर एक बार दोहरा रहा हूँ आप लोगों को, मतलब अध्ययन करने के लिए आसान होगा, क्योंकि बोली जाने वाले प्रदेश या स्थान, सीमा से मतलब चारों ओर घेरे हुए अन्य उपभाषा वर्ग, दो चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद उस भाषा, उपभाषा या बोली में जो भी साहित्य लिखा गया है, उस साहित्य संबंधित जो भी रचनाकार, कवि जितने भी हैं, उसको अलग अलग उसमें उस कोटि में रखिएगा। उसके बाद परिनिष्ठित भाषा, मतलब वर्तमान काल में जो भी मानक भाषा जिसे कहते हैं, उस उपभाषा कहाँ बोली जाती है। मतलब अभी अभी चर्चा की है, ब्रज कहाँ परिनिष्ठित भाषा बोली जाती है या मानक भाषा कहाँ बोली जाती है। तो मथुरा के आसपास, आगरा के आसपास बोली जाती है ब्रज। उसी प्रकार कौरवी भी बीकानेर के आसपास बोली जाती है वर्तमान काल में। उसके बाद कन्नौजी उपभाषा वर्ग के बारे में हम चर्चा करेंगे। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कन्नौजी जो है इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, कानपुर के कुछ भाग, हरदोई और पीलीभीत में बोली जाती है। तो बोली जाने वाले क्षेत्र जो है यहाँ आपके सामने प्रस्तुत हैं। कन्नौज और ब्रज में बहुत समानता होने के कारण जॉर्ज ग्रियर्सन ने और उसके साथ साथ धीरेन्द्र वर्मा इसे ब्रज के अंतर्गत मानते हैं। ये बिल्कुल बहुत मुख्य बिंदु है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि किन उपभाषाओं में समानता पाया जाता है, एक प्रश्न। उसके बाद कन्नौज और ब्रज में बहुत समानता होने के कारण या बहुत समानता कौन मान्यता दिए हैं, कौन मानते हैं? ग्रियर्सन और धीरेन्द्र वर्मा। ग्रियर्सन और धीरेन्द्र वर्मा किन उपभाषाओं को, मतलब किन दो उपभाषाओं के बीच में समानता पाए गए हैं या समानता है कहे हैं। इस प्रकार 5 या 6 रूपों में प्रश्न बन सकता है यहाँ। बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो कन्नौजी भाषा है, कन्नौजी उपभाषा है, वह इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, कानपुर में बोली जाती है। यह ब्रज, बुंदेली, अवधी, नेपाली और कमाऊनी बोलियों से घिरी हुई है। ध्यान दीजिए, कन्नौजी जो है उपभाषा, ये चारों ओर मतलब इसके इस बोली क्षेत्र के, इस क्षेत्र के या इस स्थान के चारों ओर आपको ब्रज मिलेंगे और बुंदेली मिलेंगे, अवधी मिलेंगे, इस तरफ नेपाली मिलेंगे और कुमाऊनी उसके चारों ओर घिरे हुए हैं। उसके बाद पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे बुंदेली। बुंदेली में बुंदेलखंड में बोली जाने के कारण इसका इस नाम आया है। इसमें उतना कठिन नहीं है, मतलब समझने के लिए, याद रखने के लिए। बुंदेलखंड प्रदेश या प्रांत या स्थान में बोली जाती है, इसलिए बुंदेली उपभाषा कहते हैं इसको। उसके बाद उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, जालमौन, झांसी और मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भोपाल, सागर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, ओरछा जिलों में बोली जाती है बुंदेली। उसके बाद बुंदेली का जो परिनिष्ठित रूप है सागर और ओरछा में मिलता है आपको। बुंदेली अपने चारों ओर अवधी, मराठी, राजस्थानी और ब्रज से घिरी हुई है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ वैसे ही प्रश्न बन सकते हैं, परिनिष्ठित रूप कहाँ पाया जाता है बुंदेली की, सागर और ओरछा में, और बुंदेली की चारों ओर किस प्रकार के उपभाषा वर्ग या बोलियां हैं चारों ओर। एक अवधी है, मराठी है, राजस्थानी और ब्रज, इस प्रकार 4 उसके चारों ओर घिरे हुए हैं। उसके बाद इसलिए सीमांत पर बुंदेली इनसे पर्याप्त रूप से प्रभावित है। बुंदेली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से हुआ है। यहाँ प्रश्न बन सकता है, सौरसेनी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से इसका विकास हुआ है, मतलब बुंदेली का विकास हुआ है, यह सीधा प्रश्न है। इसके सीमांत
किसका प्रभाव है, तो हम चर्चा करेंगे इससे संबंधित पश्चिमी हिंदी उपभाषा के वर्ग के अंतर्गत। अगला बिंदु है हरियाणवी या बांगरू है। तो यह हरियाणवी या बांगरू के अंतर्गत हम देखेंगे कि यह दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र में बोली जाती है बांगरू। हरियाणा में करनाल, रोहतक, हिसार, जींद और पंजाब में, मतलब पंजाब के जो भी पटियाला और नाभा क्षेत्र है वहाँ बोली जाती है हरियाणवी या बांगरू। हरियाणवी का दूसरा नाम है बांगरू। प्रश्न बन सकता है बांगरू यहाँ बोली जाती है, मतलब ये 4-5 स्थान भी दे सकते हैं या एक स्थान भी दे सकते हैं। दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा मित्रों, दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र भी एक आएंगे आपको सामने। आगे चलकर हम खड़ी बोली के संदर्भ में चर्चा करने से दिल्ली के आसपास या मेरठ के आसपास खड़ी बोली भी बोली जाती है। इस तरह 2 क्षेत्रों में 2 बोलियां, मतलब आसपास में जो शहर है, हम राजधानी है वहाँ दिल्ली के शहर में, और आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ बांगरू या हरियाणवी बोली जाती है। दिल्ली शहर में खड़ी बोली या मेरठ के आसपास खड़ी बोली बोली जाती है। इस प्रकार चीज़ों को आप लोग उस प्रदेश को ध्यान में रखते हुए याद रखिए, मानचित्र का सहारा लीजिए। मानचित्र जो बात कर रहा था मैं, इससे संबंधित नमूना एक अगले कार्यक्रम में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और ये पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग जो भी बोलियां उपभाषाओं से संबंधित एक आरेख भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इस पर्दे पर आप लोग उदाहरण के रूप में देखिए, और इस प्रस्तुत कार्यक्रम में हम कुछ विस्तार से चर्चा किए। अन्य विषयों के साथ आपके सामने अगले कार्यक्रम में फिर मिलूँगा।